Hello everyone, good morning. This is Neeraj Pandey, your political science mentor, and welcome back in your political science class. Student, today we are going to continue our topic, the Cold War. This is the first chapter in your textbook, World Politics में जो कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक है उसमें हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है और ये कंटिन्यूस हमारी तीसरी वीडियो और एक लाइव क्लास हो गई। अब हम इस चैप्टर के फिनिश पर आ रहे हैं। इसमें बेटा आपको केवल एक चीज़ ये याद रखना है कि इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन किस बेस पर है, क्या कहानी है और कैसे ये वर्ल्ड वॉर हुआ। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे रखनी है। एक तो है हमारा आइडियोलॉजी, दूसरा है इस आइडियोलॉजी में दो चीज़ें थी, दो नेशन थे जो सुपर पावर हो चुके थे और वो सुपर पावर जो बने उनकी दो आइडियोलॉजी थी। तो देयर आर टू मेन आइडियोलॉजी ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर। तो एक तो आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म जिसको हम साम्यवाद कहते हैं और दूसरी थी कैपिटलिज्म जिसको हम कैपिटलिज्म का मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट मेन है कि कौन कौन सी आइडियोलॉजी थी। तो आपका आंसर होगा एक कम्युनिस्ट थी और दूसरी आइडियोलॉजी हमारी कैपिटलिज्म थी। इसके बाद आता है बेटा नॉन अलाइन मूवमेंट। हमने कहा था कि आफ्टर 1947 साउथ एशिया के बहुत सारे ऐसे देश थे जो फ्री हो रहे थे, गुलामी से फ्री हो गए थे। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे भी ग्रुप बन गए थे कि यूएसए कह रहा था सुपर पावर बनने के लिए आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएगी दूसरी कंट्रीज़ को, क्योंकि जितनी कंट्री ज़्यादा जिस ग्रुप में शामिल होगी वो ज़्यादा सुपर पावर बनेगा। तो जो हम नॉन अलाइन मूवमेंट पढ़ेंगे इसमें कौन सी आएगी बात कि भी उस समय श्रीलंका भी था, इंडिया भी था, ये सब ऐसे देश थे जो उस समय आज़ाद हुए 1947 में, 1948 में श्रीलंका। लेकिन इन लोगों ने जो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, ना तो वो यूएसएसआर के साथ गया ना हो वो यूएसए के साथ में गया था। तो इसीलिए ये जो थर्ड ग्रुप कह रहा है इसको हम कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। अब हम बात करते हैं कि वे उस समय हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बेटा एक चीज़ ये बताई थी कि दो ग्रुप बने थे। एक ग्रुप था हमारा अलाइड और दूसरा हमारा था अलाइड के बाद एक था एक्सिस। अलाइड में मैंने देखिए एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा कि आप लोग 5 नेशंस के नेम लिखिए जो अलाइड ग्रुप्स में थे और 3 या 2 नेशंस लिखिएगा जो एक्सिस ग्रुप में थे। किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक वर्कशीट सेंड नहीं की। देखिएगा जब आप लोग वर्कशीट सेंड नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता लगेगा कि आप लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं। तो देखिएगा एकदम सीरियस हो जाइए बेटा, क्योंकि एकदम फर्स्ट स्टेप है और बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका। तो जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए आप कंप्लीट होके घर पे उसको आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अलाइड ग्रुप्स में क्या क्या थे बेटा। यहाँ पे एक तो यूएसए था। मैंने स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि यूएसए स्टार्टिंग में शामिल नहीं हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि वो ऑलरेडी ही सुपर पावर पहले से ही था। दूसरा था यूएसएसआर, इसी में ब्रिटेन भी था, इसी में फ्रांस भी था। एक्सिस में क्या था, एक और जापान था, एक और इटली था। इस प्रकार से काफ़ी देश मिल रहे थे, जर्मनी भी था। लेकिन क्या हुआ कि यूएसए शामिल नहीं हो रहा था तो जापान ने क्या किया, इसके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। जैसे ही इसने अटैक किया तो यूएसए अलाइड ग्रुप में ज्वाइन हो गया, शामिल हो गया। और इस कोल्ड वॉर से पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला उसमें यूएसए ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया। फिर इसके बाद दो पावर बची। जो दो पावर थी ये देखिएगा ब्रिटेन और फ्रांस तो बिल्कुल अलग हो गए। फिर इसके बाद यूएसए और यूएसएसआर 2 सुपर पावर बन गई वर्ल्ड की। अब दोनों में क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। ये जो वॉर हुआ कोल्ड वॉर, ये कोई आमने सामने आकर लड़ाई नहीं हुई, ये बिल्कुल कूल माहौल में हुआ। इसीलिए इसको हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं। आइडियोलॉजी की क्या थी, ये स्ट्रगल थी। जैसे हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, तो पॉलिटिक्स क्या है, स्ट्रगल फॉर पावर।
शक्ति के लिए संघर्ष करना ही राजनीति है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर को अचीव कर सके। तो जिसकी गवर्नमेंट होती है वही पावर होती है। तो यहाँ पे अलाइड ग्रुप और एक्सिस ग्रुप, कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म का मतलब क्या हुआ? कैपिटलिज्म ये था कि उस समय की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी यूएसए की, वहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं किया जा रहा था बाई गवर्नमेंट के द्वारा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी फ्री थे ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉलर को इन्वेस्ट करने में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हों और इन्वेस्टमेंट करें और जिससे उस देश की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी हाई हो जाए। और दूसरी तरफ जो कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट साम्यवाद था और इसके पास मिलिट्री पावर थी और वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस को अपने ग्रुप में जोड़ रहे थे। लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि भी जब 26, मैंने आपको कहा था कि मोर देन 14-15 नेशन ज्वाइंट थे यूएसएसआर में, जिसको आज हम मॉडर्न टाइम में रूस या रसिया के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपके लिए? जब 1947 में साउथ एशिया के और भी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो रहे थे, गुलामी में थे और वो फ्री हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, तो उनको ग्रुप में मिलाने के लिए इन लोगों ने क्या किया आपस में, क्योंकि भाई यूएसएसआर ये कह रहा था आप हमारे ग्रुप में आ जाइएगा और यूएसए कह रहा था आप हमारे ग्रुप में आइए। लेकिन हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि हम अभी तक तो गुलाम थे, तो इसीलिए अब हमको गुलामी नहीं, क्योंकि अगर हम एक भी ग्रुप में शामिल हो जाते, सपोज दैट या फॉर एग्जांपल यदि हम यूएसए ग्रुप में शामिल हो जाते, तो हमको यूएसए की क्या होती पॉलिसी फॉलो करनी होती, हम एक बार आज़ादी से उठे और दोबारा हम फिर गुलामी में चले जाते। तो इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने किसी भी गुट को सपोर्ट करना उचित नहीं समझा, इसीलिए हमने नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉलो किया। तो इस चैप्टर में एक ये भी टॉपिक है नॉन अलाइन मूवमेंट। और दिसंबर 26, 1991 को क्या हो जाता है, जो यूएसएसआर होता है इसका विघटन हो जाता है। इसमें जितने भी नेशन थे, जितने नेशंस का ये ग्रुप था, वो सब आपस में बिखर जाते हैं। और फिर यहीं से क्या होता है 1991 से कोल्ड वॉर एरा बिल्कुल फिनिश हो जाता है। और फिर से इस समय कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर हम बात करते हैं तो फिर से सुपर पावर कौन सा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नेशन? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 1. Okay, thanks.